पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी, मगर कौन से स्टॉक में, कब खरीदना है, कब बेचना है, इन सारे सवालों का जवाब है PSMU प्रीमियम ग्रुप। यहाँ आपको मिलेंगी मार्केट की रोजाना खबरें और अपडेट्स, खरीदो फरोख्त के सिग्नल्स, वाइस बेस्ड एनालिसिस एंड डेली इंडेक्स चार्ट्स, आपके पोर्टफोलियो पर खुसूसी रहनुमाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सजेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। हमारे साथ हैं क्वालिफाइड, फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट जो आपकी रहनुमाई करेंगे कदम ब कदम। 1 माह की रुपया 3000, 2 माह की 5500 और 3 माह की 7500। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों में इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो। क्योंकि हमारे यहाँ इसी एक चीज़ की बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ लोगों की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, और ये नॉलेज ना होने के साथ साथ जो है लोग जो है अपना जो उनकी बड़ी हार्ड एंड मनी होती है वो उसको लूज कर जाते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, नईम रफ़ी साहब जो हैं, रफ़ी सिक्योरिटीज़ के CEO, जी हाँ, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर हमने उनको दावत दी अपने प्लेटफॉर्म पे, और जो हमने कहा कि अपनी एक्सपर्टीज़ की रोशनी में जो है हमें ज़्यादा चीज़ें बताएं मार्केट के हवाले से। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, सबसे पहले हम अगर मार्केट को देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जितनी अच्छी अच्छी जो है इवेंट्स जो है लास्ट वीक, यानी कि अगर जस्ट हम नियर टू फ्राइडे जाएं तो हमने देखा कि बड़ी अच्छी अच्छी जो है चीज़ें हुई, जिसकी वजह से जो है हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा इस वक्त जो इंडेक्स और जो हमारी मार्केट है वो बड़ी पॉजिटिव होगी। और जैसे कि हमने देखा भी कि मार्केट बड़ी पॉजिटिव थी, सब कुछ था। जैसे कि बैंकिंग में थोड़ा सा हमने सेलिंग प्रेशर देखा, जस्ट बिकॉज जहां तक मुझे लग रहा है वो वजह ये होगी कि शायद कल मॉनेटरी पॉलिसी है और हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ डिडक्शन एक्सपेक्टेड है, तो शायद उस न्यूज़ के हवाले से बैंकिंग सेक्टर ने इस तरह सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा लिया। और जो है सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज जो फार्मा सेक्टर था, जो काफी दिन से जो है चल नहीं रहा था, हम इंतजार में थे कि भाई फार्मा सेक्टर भी परफॉर्म करे। आज फार्मा सेक्टर ने फाइनली परफॉर्म किया, और जो है ऑटो सेक्टर ने भी परफॉर्म किया। तो जरा मुझे ये बताइए कि फार्मा सेक्टर ने जो परफॉर्म किया है, क्या वजह है, क्या कोई कोई जो है कोई न्यूज आ गई है, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। असल में नादिया, मार्केट का ओवरऑल पहले सिनेरियो देख लें कि इस वक्त मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल इंडेक्स के पास ट्रेड कर रही है, और उसमें बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और बाज़ दूसरे सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। अब इस लेवल के ऊपर आकर मार्केट रुक रही है थोड़ी सी। 3 से 4 दफा मार्केट ने 1,40,000 इंडेक्स को टच किया, लेकिन क्लियर कट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। तो इसके दौरान फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा था कि जो कि सही मानों में परफॉर्म नहीं कर पाया था, जो इसका पोटेंशियल है परफॉर्म करने का। अब इस मौके पे फार्मास्यूटिकल की तरफ लोगों की तवज्जो हुई। पिछले दिनों मीडिया के जरिए खबरें भी आई थी कि फार्मास्यूटिकल की ना सिर्फ लोकल बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी इनकी सेल्स बढ़ी हैं। तो इसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़े से फेवरेबल भी हुए, और फार्मास्यूटिकल के शेयर प्राइसेस भी उस एतबार से ज़्यादा नहीं है कि एज कम्पेयर टू बैंकिंग, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए। तो इन्वेस्टर्स को इनके अंदर गुंजाइश नजर आई, और ये बैकग्राउंड में जो आपको मैंने न्यूज़ बताई कि एक्सपोर्ट की तरफ भी इनकी सेल बढ़ी है, ये एक वजह ऐसी बनी है कि फार्मास्यूटिकल की तरफ लोगों की ज्यादा एक्टिविटी और रुझान हुआ है। सही। और सर, आज सीमेंट सेक्टर में भी हमने बड़ा अच्छा एक मूव देखा। उसमें जो है क्या वजह थी? यही है जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो अपकमिंग न्यूज़ है, तो वो उसी हवाले से पॉजिटिव थी। जी हाँ, मेरा भी ख्याल यही है कि 31 जुलाई को स्टेट बैंक की कमेटी की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही है, मार्केट ख्याल कर रही है कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम इंटरेस्ट रेट कट होगा, पॉलिसी रेट। और ये सीमेंट सेक्टर क्योंकि हाईली लेवरेज एक सेक्टर है,
और डेट के ऊपर इसका काफी दारोमदार है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कदरे बेहतर होने का चांस है। इस वजह से सीमेंट सेक्टर ने आज परफॉर्म किया। अब 2 दिन 3 दिन रह गए हैं 31 जुलाई को पॉलिसी आने के लिए। इस एतबार से इनका बढ़ना भी बिल्कुल मुनासिब और सही है। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके कुछ सवाल लेंगे और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिएगा क्योंकि हमारा टाइम भी जो है लिमिटेड होता है। जी रमज़ान साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर FCL वालेकुम और सलाम। अपना FC में सर बता दें कि इनमें सर कब टिकट मूव आएगी सर? आवाज थोड़ी सी ऊंची, मुझे सुनाई आपकी नहीं दिया, आवाज क्या कहा क्लियर नहीं है था? रमज़ान साहब, अपना सवाल दोबारा कीजिए। मैम मैं ये कह रहा था कि FFC सॉरी FCL और अपना FFCL यानी कि फौजी सीमेंट, इन दोनों में सर कब टिकट मूवमेंट आएगी? ये तो बिल फौजी सीमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि फौजी सीमेंट तो ऑलरेडी पहले सीमेंट सेक्टर तो परफॉर्म कर चुका हुआ है। अभी मजीद थोड़ा सा बड़ा था इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद के ऊपर। वो तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अपनी फुली प्राइस वैल्यू के ऊपर है पूरे का पूरा सीमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग फौजी सीमेंट। अलबत्ता फास्ट केबल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आता है। इसने अभी तक मार्केट रैली के दौरान पार्टिसिपेट नहीं किया। गालिबन उसकी वजह यह है कि ये ग्रुप नया है स्टॉक मार्केट के लिए। इनका स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टर के साथ क्या पॉलिसी डिविडेंड की वो क्या बिहेवियर होगा अभी अननोन है। इस एतबार से इसके अंदर भी रैली चली नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फास्ट केबल की जो एक परफॉर्मेंस है अर्निंग वाइज, इसमें पोटेंशियल है कि इसके अंदर एक अच्छी रैली चल सके और कैपिटल गेन आपको मिले। सिर्फ जो इंतजार करने की बात यह है कि मैनेजमेंट की तरफ से डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। अगर डिविडेंड पॉलिसी का कंफर्म हो जाए कि मैनेजमेंट अर्निंग में से अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो मेरे ख्याल के अंदर इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल आगे बढ़ने का। सर इसका टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है सर? टारगेट फास्ट प्राइस केबल में पूछ सर, रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है। मैंने फास्ट जिस तरह केबल आपसे गुजारिश किया ना कि इसकी अर्निंग के एतबार से तो रेट इसका कम से कम 35 रुपये होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिविडेंड पॉलिसी के बारे में हमें अश्योर्ड नहीं है कि इसकी पॉलिसी क्या रहती है। सपोज अगर ये 3.5 से 4 रुपये डिविडेंड एक अर्निंग दिखा देता है और डिविडेंड नहीं देता तो ये प्राइस नहीं बढ़ेगी ज्यादा। इसी खदशात के तहत ये प्राइस इसकी रुकी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर को अर्निंग के साथ साथ एक डिविडेंड की शक्ल में रिटर्न भी चाहिए होता है। तभी तक ये ग्रुप नया होने के नतीजे में लोगों को इनकी पॉलिसी का और माइंड सेट का अंदाजा नहीं हो पा रहा। 1 से 2 साल डिविडेंड की पॉलिसी सामने आ जाए तो फिर इसकी प्राइस टारगेट को डिटरमिन करना बहुत आसान हो जाएगा। सही, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जाहिद महमूद साहब अपना सवाल करें। जी मोहम्मद इमरान अपना सवाल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी ये वालेकुम। क्रिसेंट स्टील का बताएं मुझे, CSAP किसका? क्रिसेंट स्टील। क्रिसेंट स्टील, अच्छा जी उसका जी। बता दें, क्रिसेंट स्टील का। क्रिस्टल स्टील के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही पॉजिटिव है, अर्निंग भी इसकी बहुत अच्छी है। अब ये क्रिस्टल स्टील जो है ना एक कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो स्टील के पाइप बनाने का बिजनेस भी है और उसके साथ साथ टेक्सटाइल का स्पिनिंग का भी एक इनके यहाँ यूनिट अच्छे खासे लगे हुए हैं। अब स्टील का बिजनेस का इनका ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छी है, जिस एतबार से हम समझते हैं कि इस वक्त ये अंडर वैल्यू है। 20 रुपए अर्निंग वाला शेयर है और जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू है। सिर्फ टेक्सटाइल का सेक्टर इसका एक कंपोनेंट होने के नतीजे में एक अनसर्टनिटी रहती है कि टेक्सटाइल का क्रॉप बेस गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर मिल जाने की वजह से इसकी फुली वैल्यू मार्केट में एक्सप्लोर नहीं हो पा रही। लेकिन स्टील के एतबार से मैं समझता हूँ अंडर वैल्यू शेयर है, इसकी प्राइस अभी बढ़नी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब जी। दाऊद खान अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल था एंग्रो एच और ईफर्ड में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और सर सेल का टारगेट कहाँ तक जा सकता है? सर्ल का टारगेट और एंग्रो एच के हवाले से आपने पूछा है ना? आपने 3 शेयर्स के बारे में पूछे, एंग्रो फर्टिलाइजर,
एंग्रो फर्टिलाइजर की तो प्राइस मेरे ख्याल के मुताबिक तो अभी जो अर्निंग और डिविडेंड आएगा उसके मुताबिक 220 225 अपनी फुली वैल्यू के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरा आपने एंग्रो होल्डिंग पूछा, एंग्रो होल्डिंग के अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने पोटेंशियल के एतबार से अंडर वैल्यू है, इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। मार्केट की रैली के अंदर एंग्रो होल्डिंग ने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया सही मानों में जो इसको बढ़ना चाहिए। तीसरा आपने सल्ट पूछा, फार्मास्यूटिकल के अंदर शेयर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन गुज़श्ता 1 से 1.5 साल के दौरान इसकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कर रही है, जिसके अंदर इसका हाईली लेवरेज होना यानी डेट का ज़्यादा होना और बाज़ ऐसे डिसीजन की इन्होंने कंपनीज की एक्विजिशन की जिसके नतीजे में फाइनेंशियल चार्जेस भी इनके बढ़ गए और मैनेजमेंट के अंदर भी इनकी प्रॉब्लम आई। अब इस मैनेजमेंट ने कोई रेक्टिफिकेशन ये की है कि जो एक्सेस एसेट्स थे वो इन्होंने सेल कर दिए हैं, वो कैश इनफ्लो इस कंपनी के अंदर इंजेक्ट हो गया है। लिहाजा इस प्राइस लेवल के ऊपर सर्ल बहुत ही अट्रैक्टिव शेयर्स है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसके अंदर पोटेंशियल है, आइंदा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के दौरान इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जो मुश्किलात थी इस कंपनी की वो खत्म हो गई हैं, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो ये शेयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत अच्छा शेयर है ये। सही, बहुत शुक्रिया अस्सलाम जी। वालेकुम। जी आसिफ साहब अपना सवाल करें। जी आसिफ कुरैशी अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फौरन वालेकुम सवाल किया अस्सलाम। करें प्लीज, थोड़ा सा वेटिंग में ना डाला करें आप। जी जल्दी से सवाल करें प्लीज। बीओपी के बारे में पूछना था कि बीओपी कैसा परफॉर्म करेगा आइंदा दिनों में। बीओपी के बारे बीओपी में की इन्होंने पूछा परफॉर्मेंस है कि अभी अच्छी बीओपी। जा रही है क्योंकि मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर है इसने तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी है। अब देखा जाए तो उसके मुकाबले में बीओबी की परफॉर्मेंस भी ठीक है। आपको याद होगा भी चंद महीने पहले इसकी प्राइस 500 रुपये थी, 500 रुपये से चल के ये 13 रुपये तक आ गई है, तो 100% एप्रिसिएशन तो इसकी हो गई है। तो मेरा अंदाजा ये है कि इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देगा और कंसोलिडेशन के बाद आइंदा आने वाले जो रिजल्ट है, बिलखसूस अभी जून का रिजल्ट आएगा हाफ ईयरली, इसके अंदर अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है अर्निंग के साथ साथ डिविडेंड, तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि मजीद 2 से 3 रुपये बढ़ जाए। लेकिन ऑलरेडी पहले ये ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा परफॉर्म कर चुका हुआ है, अभी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है। बहुत शुक्रिया। सही जी, उसामा साहब अपना सवाल करें। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे सवाल ये है, पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से ना मार्केट 1500 पॉइंट्स के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, तो सर इसको डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों नहीं मान सकते? उसामा साहब आपने सही कहा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए जो मार्केट को 1,40,000 जो इंडेक्स है इसको ब्रेक करके ऊपर जा सके। ये ट्रिगर दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो मार्केट गुज़श्ता कई महीनों से इंतजार कर रही है कि सर्कुलर डेट को खात्मे के लिए गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग सर्कल से बैंकिंग कंपनी से जो 1.2 ट्रिलियन बारो किया है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो मार्केट में बहुत ठीक ठाक किस्म की रैली आएगी जिसके लिए में 1,40,000 का इंडेक्स ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। सेकेंड, 31 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है। बिजनेसमैन कम्युनिटी वाले कह रहे हैं कि 11% से सीधा 6% आप कर दें। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर 2% या 3% इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ये स्टॉक मार्केट को एक ट्रिगर करने के लिए काफी होगा जो मार्केट आगे बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों में से कोई चीज नहीं होती तो इस लेवल से मजीद आगे बढ़ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा मार्केट को बढ़ने के लिए। तो सर इसे हम कह सकते हैं कि ये शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहाँ पर, अभी मार्केट जो है वो नीचे आने के लिए कोशिश कर रही है। जी देखो, ये इनडायरेक्टली मतलब यही है कि अगर मार्केट को आगे बढ़ने के लिए कोई ट्रिगर नहीं मिलता तो ज्यादा देर तक स्टॉक मार्केट ए लेवल पे रहती नहीं है। जब एक ऑल टाइम हाई लेवल के पास मार्केट रुक जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लेके बैठे होते हैं उनकी ऑफलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो मार्केट में इस वक्त ऑफलोडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और इस लोडिंग ऑफलोडिंग को मार्केट ऑब्जर्व भी कर रही है। अगर कोई ट्रिगर नहीं किया मार्केट को तो मार्केट इस लेवल से एक अच्छी खासी करेक्शन आपको दिखा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। जी कामरान अहमद जल्दी से अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैंने पूछना वालेकुम चाह रहा था, सलाम। PRL मैंने लिया हुआ है, ये आजकल चल नहीं रहा है, ये कब तक रैली में आएगा?
PRL। बड़ा अच्छा आपने पूछा PRL का। आपको हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर्कुलर डेट के नतीजे में स्टॉक मार्केट इस लेवल पे स्टक है। हम गुज़श्ता कई महीनों से सुनने में आ रहा था कि पावर सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए सर्कुलर डेट का ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर डेट ख़त्म होता है तो ना सिर्फ PRL बल्कि पावर सेक्टर के तमाम शेयर्स भी इंप्रूव करेंगे। सेकंड, गवर्नमेंट की जो एक रिफाइनरी पॉलिसी है जो काफ़ी अरसे से जेर इल्तवा है, पाइपलाइन डिले में है, करिए। इंतजार किया जा रहा है, वो आ ही नहीं पा रही। तो एक अनसर्टनिटी सी पाई जाती है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, और इसी वजह से पाकिस्तान रिफाइनरी बिलखसूस एक्सपेंशन भी करना चाहती है ताकि अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा सके, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो इसको अपग्रेड कर सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कैपिटल की ज़रूरत है, और ये तमाम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की क्लियर कट एक रिफाइनरी पॉलिसी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिफाइनरी पॉलिसी का डिले होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दो फैक्टर आपको मैंने गिना दिए, एक सर्कुलर डेट का डिसबर्समेंट ना होना, और दूसरा रिफाइनरी सेक्टर के बारे में क्लियर कट रिफाइनरी पॉलिसी ना आना। ये वजह है कि ये सेक्टर रुका हुआ है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सही। तो जी सर ये थैंक यू इस सर। साल तक है, कुछ अंदाजा है कि इस साल हो जाएगा सर्कुलर डेट का मामला और जो है रिफाइनरी पॉलिसी इस साल तक? मेरे ख्याल के मुताबिक तो रिफाइनरी पॉलिसी शायद डिले हो जाए। हम्म सर्कुलर डेट की जो अमाउंट की डिसबर्समेंट है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम्म, बहुत जल्दी गवर्नमेंट के एंड पे ऊपर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मीडिया के जरिए इतलात आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए 3 फेजेस बनाए हुए हैं। उसमें से पहले 2 फेजेस तो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके ऊपर IPPs के साथ नेगोशिएट करना, एग्रीमेंट्स को रिवाइज करना, और सही। उसके अलावा रिकंसिलेशन ऑफ द अमाउंट्स। ये 2 पहलू और 2 काम तो हो चुके हैं, अब सिर्फ डिसबर्समेंट का काम बाकी है। अब उसके अंदर एक हर्डल जो हमारे मीडिया के जरिए पता चल रही है कि अभी तक तो सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए तमाम IPs जो डिफरेंट पॉलिसीज के तहत लगी थी, सिर्फ उन्हीं का सर्कुलर डेट खत्म करने की बात हो रही थी। इसके अंदर CPEC के तहत जो IPPs लगे हैं उसको शामिल नहीं किया गया। तो हाँ। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप तमाम सेक्टर को एक बेहतर तरीके से सर्कुलर डेट को खत्म कर रहे हैं तो CPEC के तहत जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी इसके अंदर शामिल करें। उनका भी सर्कुलर डेट रुका हुआ है, तो सर्कुलर डेट की वजह से उनके अमाउंट्स और पेमेंट्स रुकी हुई हैं। अब ये ओवरऑल एक पॉलिसी मैटर है जो गवर्नमेंट लेवल पे, कैबिनेट लेवल के ऊपर, हाई लेवल पे डिसीजन होगा कि सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए किस किस कंपनी को किस किस पॉलिसी के तहत किसको कवर किया जाए। फिलहाल जो उन्होंने वर्किंग की हुई है उसके अंदर CPEC के प्रोजेक्ट शामिल नहीं है, को जिसकी वजह से ये मामला रुका हुआ है। जैसे ये डिसीजन होगा तो डिसबर्समेंट हो जाएगी। अच्छा, तो अभी ये डिसीजन चल रहा है। सही। जी बिलाल अहमद साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अमीस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। काइंडली मुझे वालेकुम ये सलाम। बताइएगा कि मारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और सिमेट्री ग्रुप जो है ये कब तक चलेगा? ये इसकी प्राइस बहुत कम है अभी। मारी के बारे में आपने पूछा है ना? ये आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं सका, आवाज बहुत डिम जी है, आपकी आवाज बाकी रिपीट बहुत स्लो कीजिएगा। है। मारी के बारे में आप पूछ रहे हैं? मारी के बारे में पूछ रहा हूँ सर, मारी कब तक चल जाएगा और सिमेट्री ग्रुप कब तक चलेगा? सही। मारी और सिमेट्रिक ग्रुप कब तक चलेगा? देखो जी, मारी ने तो ऑलरेडी पहले आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। अब इत्तेफाक से अगर किसी ने इसी रेट पे खरीदारी की है तो वो ख्याल करता है कि मजीद ऊपर बढ़े तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो मारी गैस के अंदर, मारी एनर्जी के अंदर जिन लोगों ने काम किया है उनके अंदर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपिटल गेन हुआ, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिला है। तो वो तो मेरे ख्याल में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका हुआ है। अब दूसरा सिमेट्री ग्रुप है, उसने भी परफॉर्म किया है, बहुत लो रेट से मल्टीप्लाई करके ये तकरीबन 3 टाइम हो चुका हुआ है। अब 3 टाइम लेवल के ऊपर ये खड़ा एक कंसोलिडेशन दे रहा है। अब जून का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की बेस के ऊपर इसका ट्रेंड और लेवल डिसाइड होगा। अभी स्पेकुलेटिव अंदाज में ट्रेड करना चाहे तो करे, लेकिन बेसिकली तो कंपनीज की जो रिजल्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं उनके प्राइस लेवल और ग्रोथ को। तो इंतजार किया जा रहा है कि जून की क्लोजिंग के बाद इसकी स्पेकुलेशन या कोई न्यूज मार्केट में आए, इसकी अर्निंग क्या है, पे आउट पॉलिसी क्या है। तो उसकी रोशनी में आपके इल्म में होना चाहिए कि सिमेट्री ग्रुप 14 रुपए के लगभग की इसकी प्राइस है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है, 10 रुपए के हिसाब से 140 रुपए इसकी प्राइस बनती है। तो मजीद आगे बढ़ने के लिए इसकी अर्निंग और पे आउट का इंतजार है, वो आ जाए तो प्राइस भी इंशाल्लाह फर्दर बढ़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सही।
जी जावेद इकबाल साहब जल्दी से अपना सवाल करें और उसके बाद हम एक सवाल लेंगे, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। जी जावेद साहब जल्दी से सवाल कर लें। इस मेरा भी एक सवाल है, जरा शामिल कर लें। जी जावेद साहब अपना पूछना चाह सवाल रहा करें। था एफएफसी जी पूछे, एफएफसी के बारे में क्या पूछना है? एफएफसी और हेपको बढ़ चुका है, इसका क्या है, इसको परचेज करना चाहिए आजकल या नहीं? दूसरा कौन सा? एफएफसी और आपने हप्को बढ़ एफएफसी के चुका है बाद इसको। हप्को का नाम लिया है? जी हप्को का लिया है इन्होंने। एफएफसी ने तो ऑलरेडी पहले बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। आपको याद होगा 120 125 के लगभग होता था और ये बढ़ के 490 प्राइस तक गया। आजकल 462 के अराउंड चल रहा है। ये तो मेरे ख्याल में अपनी फुली प्राइस के ऊपर पहुंचा हुआ है एफएफसी। अब इसका 2 दिन के बाद शायद इसका बोर्ड मीटिंग है, रिजल्ट भी आने वाला है। इस रिजल्ट और पे आउट को देख के इसकी प्राइस की डिटर्मिनेशन होगी। अलबत्ता हप्को जो है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक अंडर वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर जो पावर जनरेशन का मामला है उस एतबार से इसकी अर्निंग भी ठीक है। और अब उसके बाद BYD जो ऑटोमोबाइल के अंदर इसकी सब्सिडी ने एंट्री की है, उसके रिजल्ट और उसका जो बेनिफिट है इस कंपनी के अंदर आना बाकी है। इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हब पावर के अंदर बहुत पोटेंशियल आगे बढ़ने का। ये इन्वेस्टर्स आइटम है, जो इसको लॉन्ग टर्म रखेगा तो मेरा ख्याल है कि डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल गेन भी इसके अंदर अच्छा आएगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि IPPs और कैपिटल जो सर्कुलर डेट के बारे में। हप्को के अंदर जो IPPs के प्रोजेक्ट हैं ये तमाम के तमाम CPEC के तहत हैं। ये तो इनकी पेमेंट की वसूली के अंदर भी इसको प्रॉब्लम पेश आती है। अगर ये सर्कुलर डेट के अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लेते हैं तो इसके नतीजे में इनको जो एक स्टकअप अमाउंट्स हैं वो इनको मिल जाएगी और नतीजतन हप्को का डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे पहले भी ज्यादा डिविडेंड हप्को ने इसीलिए दिया कि इसकी सब्सिडरी की तरफ से इसको डिविडेंड की शक्ल में कैश इनफ्लो ज्यादा था। तो लिहाजा ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि हप्को इस वक्त अंडर वैल्यू है और इसके अंदर पोटेंशियल है आगे बहुत बढ़ने का। सही। जी अब ये हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। जी इकराम साहब जल्दी से अपना सवाल करें। सर 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 ये कि बैंकिंग सेक्टर में कौन सा कोई एक शेयर बता दें जिसमें कुछ अभी गुंजाइश बाकी हो, और सेकंड में जो फार्मास्यूटिकल में जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के लिस्टेड कंपनीज में, सर वो काइंडली उसके बारे में बता दें। थैंक यू। अकरम साहब, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक तो बैंकिंग सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, अभी भी स्टेबल है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर अपनी फुली वैल्यू प्राइस के ऊपर पहुंचा हुआ है। इसमें 1-2 बैंक ऐसे हैं कि जिनका एक्सपेक्टेड ये है कि 2 से 3 साल तक अर्निंग शायद मेंटेन रहेगी, जिसके अंदर टॉप के ऊपर UBL आता है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। बाकी जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स है मेरे ख्याल के मुताबिक अपनी मार्केट परफॉर्मेंस और अर्निंग के एतबार से फुली वैल्यूड है। अब इसमें इस लेवल के ऊपर एंट्री करने का सोचना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के अंदर जो आपने पूछा सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे शेयर्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा जो बेहतर और पोटेंशियल रहेगा वो सर्ल रहेगा। इसमें आपको कैपिटल गेन अच्छा मिलेगा और इसने अभी सही मायनों में परफॉर्म नहीं किया। से नहीं हूँ आपका और हमारे से जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर मिलूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।